वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कैसे हम रिएक्शनल रेंडरिंग करते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज देखे थे कि कैसे हम कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग रिएक्ट के कंपोनेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ये ऐप कंपोनेंट से हटा देता हूँ और लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे ऑथ बनाया था, तो ऑथ को भी हम हटा देते हैं अभी के लिए। तो ये सिंपल हमारा एक रिएक्ट कंपोनेंट है। ये स्टेट भी हटा देते हैं। तो ये एक रिएक्ट कंपोनेंट है। तो यहाँ से एक्चुअली में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सम JSX रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा रिएक्ट कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल क्या होते हैं और लाइफ साइकिल हम कैसे यूज करते हैं और क्या हमें एडवांटेज मिलता है उस चीज का। देखो, हमने अपने सीरीज में पढ़ा था रिएक्ट की कि जो एक्चुअली में जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं वो डम कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब उनका सिर्फ काम होता है कि वो सर्टेन प्रॉप्स एज एन ऑब्जेक्ट इनपुट लेंगे फ्रॉम द पेरेंट कंपोनेंट एंड दे रिटर्न सम JSX। देखो, अभी क्या हुआ है, जब रिएक्ट के नए फीचर्स आए हैं तो उसमें हुक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। बट अभी जब हम हुक्स आगे पढ़ेंगे अपने सीरीज में, तब हम हुक्स देखेंगे कि हुक्स ने क्या एडवांटेज दिया है फंक्शनल कंपोनेंट्स को। ठीक है। बट अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं, मतलब जब हुक्स नहीं आए थे तब कैसे वर्किंग होती थी और कैसे हम लाइफ साइकिल हुक्स को यूज कर सकते हैं। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो तरह के, वो हमने पढ़े। पहला होता है फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरा होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। क्लास बेस्ड कंपोनेंट हमने क्यों यूज किया? क्लास बेस्ड कंपोनेंट हमने इसलिए यूज किया था क्योंकि हमें उसमें कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट इंट्रोड्यूस करनी थी, और जो कि स्टेट क्या हो रही थी, टाइम टू टाइम में चेंज हो रही थी। ठीक है। हमने देखा था फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या है। फंक्शनल कंपोनेंट्स तुम्हारे डम कंपोनेंट्स हैं। उसमें कोई एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं हो सकती। उसमें क्या हो सकता है, सिर्फ वो डेटा ले सकता है फ्रॉम एन पेरेंट यूजिंग प्रॉप्स, और फिर वो क्या कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रॉप्स वो क्या करेगा, सम JSX रेंडर करेगा, सम JSX रिटर्न करेगा। ठीक है। और उस JSX के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, व्यू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो हमने पढ़ा था कि अगर हमें स्टेट यूज करनी है, ठीक है, अगर हमें स्टेट यूज करनी है तो हमें कौन से कंपोनेंट का यूज करना होगा, क्लास बेस्ड कंपोनेंट का। क्यों? क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट्स हमारे डम कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है। अभी ये सिंपली, अगर मैंने यहाँ पे क्लास ऐप लिख दिया तो ये तुम्हारा कोई एक फंक्शनल कंपोनेंट नहीं बन गया। जैसे हम नॉर्मल फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, हम नॉर्मल जब हम फंक्शन बना देते हैं तो ये सिंपल फंक्शन ये डायरेक्टली हमारा फंक्शनल कंपोनेंट नहीं बन जाता है। ये फंक्शनल कंपोनेंट तुम्हारा तब कब बनता है, जब एक्चुअली में ये रिटर्न क्या करता है, सम JSX। ठीक है। रिटर्न करता है सम JSX। तो ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी तभी कंपोनेंट बनेगा जब एक्चुअली में ये क्या करेगा, JSX को रिटर्न करेगा। और दूसरी चीज है, ठीक है, पहली चीज तो है ये कंपोनेंट कब बनेगा, जब ये JSX को रिटर्न करेगा। अब एक्चुअली में हमें क्या करना होता है, हमारा जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होता है उसमें स्टेट्स होती है। हमने देखा कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, स्टेट्स मैनेज कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज को मैनेज मतलब चेंज कर सकते हैं। और हम चेंज किससे करते हैं, एक फंक्शन होता है दिस डॉट सेट स्टेट। ठीक है। और ये जो जितनी भी लाइफ साइकिल्स होती हैं ये एक्चुअली में प्रोवाइडेड होती हैं किसी अनदर क्लास से, और वो हमारे पास रिएक्ट की क्लास होती है। ठीक है। और इसको यहाँ पे हमें अगर यूज करना है तो सबसे पहले हमें इसको रिएक्ट से कम मतलब इंपोर्ट भी करना होगा कि हम इस चीज को यूज करना चाह रहे हैं। तो ये क्लास एक्सटेंड मतलब क्लास ऐप एक्सटेंड कंपोनेंट से क्या हुआ, एक्चुअली में ये हमारी जो ऐप है इसको सर्टेन फंक्शनैलिटी मिली जो कि क्लास कंपोनेंट के पास थी। ये क्या हुआ, ये इनहेरिटेंस किया हम लोग। ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, वाया इनहेरिटेंस हमने इस ऐप को क्या किया है, ये जो ऐप कंपोनेंट है इसको सर्टेन फंक्शनैलिटी दी है जो कि रिएक्ट के कंपोनेंट क्लास में थी। मतलब रिएक्ट पैकेज का जो है, रिएक्ट पैकेज में जो कंपोनेंट क्लास है, मतलब एक कंपोनेंट क्लास है, उसमें सर्टेन फंक्शनैलिटी हमने ऐप में ली। तो जो हमने दिस डॉट सेट स्टेट API का यूज करते हैं वो एक्चुअली में ये कंपोनेंट से प्रोवाइडेड होती है। ठीक है। अब क्योंकि ये क्लास है तो क्लास में डायरेक्टली मतलब हम रिटर्न तो कर नहीं सकते, मतलब ये तो कोई बेसिक सिंटैक्स होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मतलब क्लास में एक रेंडर फंक्शन होता है। ठीक है। ये रेंडर फंक्शन का सेम काम होता है जो कि फंक्शनल कंपोनेंट से हम डायरेक्टली JSX रिटर्न कर रहे थे, यहाँ पे भी हम इस रेंडर से क्या करेंगे, JSX रिटर्न करेंगे। ठीक है। क्योंकि इस क्लास को, इस क्लास ऐप को हमें एक्चुअली में कंपोनेंट भी तो बनाना है रिएक्ट का।
तो एक्चुअली में रिएक्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो कि एक सर्टेन व्यू, सर्टेन जेएसएक्स रिटर्न करते हैं, सर्टेन रिएक्ट एलिमेंट को रिटर्न करते हैं, ताकि उन रिएक्ट एलिमेंट को फिर रिएक्ट डॉम क्या करता है, एक्चुअली में ब्राउजर पे पेंट करता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्लास था तो डायरेक्टली क्लासेस में तो रिटर्न नहीं होता, तो इसी वजह से यहाँ पे एक रेंडर फंक्शन होता है। इस रेंडर फंक्शन को हम कॉल नहीं करते, कौन कॉल करेगा, रिएक्ट कॉल करेगा हमारे लिए। ठीक है, तो इस रेंडर फंक्शन को ये कॉल करेगा, और इस रेंडर फंक्शन से जो भी रिटर्न होगा, जो कि जेएसएक्स होगा, एक वैलिड जेएसएक्स होगा, वो क्या करेगा, रिएक्ट डॉम एक्चुअली में ब्राउजर में शो अप करेगा। ठीक है, तो लाइफ साइकिल हुक्स क्या होते हैं, अब हम लाइफ साइकिल की बात पे, लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं। देखो अभी भी हमारे पास हेलो आ रहा है, सेम फंक्शनैलिटी है जो हमारी क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे थी, प्लस हमें अब एडवांटेज क्या मिला, एडवांटेज ये मिला कि हम इसमें अब स्टेट यूज कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये मिला कि हम इसमें लाइफ साइकिल हुक्स यूज कर सकते हैं। लाइफ साइकिल हुक्स का क्या मतलब होता है, एक क्लास कंपोनेंट पे हमें कुछ सर्टेन फंक्शंस रिएक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमें क्या करता है, रिएक्ट सर्टेन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जो कि रिएक्ट हमारे लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पे कॉल करेगा। ठीक है, मतलब ये जितने भी हम लाइफ साइकिल हुक्स बनाएंगे, देखो रेंडर फंक्शन भी एक तरह का लाइफ साइकिल हुक है। क्यों, क्योंकि रेंडर फंक्शन को भी हम कॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रेंडर फंक्शन को भी कौन कॉल करेगा, रिएक्ट कॉल करेगा। तो मैंने बोला ना कि हम इस क्लास में कुछ सर्टेन फंक्शंस बनाते हैं जिनको रिएक्ट कॉल करेगा ऑन सम पर्टिकुलर ऑर्डर या ऑन सम पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस। ठीक है, तो रिएक्ट हमारे लिए उन चीज को क्या करेगा, फंक्शंस को कॉल करेगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे लाइफ साइकिल हुक्स होते हैं, ये एक्चुअली में डिवाइडेड होते हैं बेस्ड ऑन माउंटिंग, बेस्ड ऑन अपडेटिंग एंड बेस्ड ऑन अनमाउंटिंग। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माउंटिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपडेट एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनमाउंटिंग। देखो, माउंटिंग का मतलब है जब तुम्हारा रिएक्ट एप्लीकेशन, मतलब रिएक्ट कंपोनेंट पहली बार मतलब रेंडर हो रहा है। ठीक है, मतलब पहली बार नहीं, मतलब एक्चुअली में वो हायरार्की में नहीं है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास तीन कंपोनेंट है, एक ऐप कंपोनेंट है और एक चाइल्ड वन कंपोनेंट है और एक चाइल्ड टू कंपोनेंट है। ठीक है, अब बेस्ड ऑन सम कंडीशन अगर इस चाइल्ड वन का भी कोई एक एलिमेंट, मतलब कोई चाइल्ड, चाइल्ड थ्री, ठीक है, अगर इंट्रोड्यूस होता है, मतलब पहले हायरार्की में ही था, अब इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माउंटिंग ऑफ एन कंपोनेंट। मतलब कंपोनेंट एक्चुअली में हायरार्की में आ रहा है, एग्जिस्टेंस में आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं माउंटिंग ऑफ एन एलिमेंट, माउंटिंग ऑफ एन कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा फेज ये होता है कि जब वो कंपोनेंट अपडेट होता है, मतलब री रेंडर होता है। अभी री रेंडर का क्या मतलब है वो हम समझेंगे, बट तो दूसरा क्या होता है, हम जब अपडेट होता है वो कंपोनेंट तो हम उसको बोलते हैं री रेंडरिंग फेज, तो वो बोलता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपडेटिंग फेज। तो पहला हो गया माउंटिंग फेज, जिसमें एक्चुअली में कंपोनेंट एग्जिस्टेंस में आया। दूसरा हुआ अपडेटिंग फेज, जिसमें कंपोनेंट अपडेट हुआ। और तीसरा होता है कि वो कंपोनेंट जो माउंट हुआ था, जो एग्जिस्टेंस में आया है, वो अनमाउंट हो जाए, मतलब वो ट्री हायरार्की से ही हट जाए। ठीक है, तो ये तीन स्टेट होते हैं, तीन स्टेट होते हैं कंपोनेंट के, और इन इन तीनों स्टेट में अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं वो कॉल होते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे शो करूं, यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स में आता हूँ, तो यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अभी हमारा ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, ऐप कंपोनेंट है। तो अगर मैं देखो अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट हायरार्की में आया, तो मतलब जब जैसी ऐप कंपोनेंट हायरार्की में आया, इन द सेंस मतलब ऐप कंपोनेंट माउंट हुआ है। ठीक है, माउंटिंग में कौन कौन से लाइफ साइकिल इवेंट्स कॉल होते हैं, पहला होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को हमने लाइफ साइकिल में क्यों डाला, क्योंकि ये भी एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक्चुअली में माउंटिंग फेज में आएगा, अपडेटिंग फेज में नहीं आएगा। अभी देखते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग इन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, मैं हम कंसोल पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो आया है इन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये क्यों आया है, क्योंकि एक्चुअली में पहली बार में वो जो ऐप कंपोनेंट है वो क्या हुआ, वो माउंट हुआ होगा ना, मतलब वो एग्जिस्टेंस में आया होगा, हायरार्की जनरेट हुई होगी, वर्चुअल डॉम क्रिएट हुआ होगा। तो एक्चुअली में सबसे पहले क्या आया, वो कंपोनेंट एग्जिस्टेंस में आया, तो इस वजह से क्या हुआ, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो इसके कंस्ट्रक्टर के कॉल होने के बाद इसका रेंडर कॉल हुआ। ये दोनों फंक्शन किसने कॉल किए हैं, रिएक्ट ने कॉल किए हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट फंक्शन भी क्या होता है, एक लाइफ साइकिल हुक है,
जो कि माउंटिंग फेज में कॉल होगा। ठीक है, माउंटिंग फेज मतलब जब एक्चुअली में कंपोनेंट एग्जिस्टेंस में आ रहा है तभी कॉल होगा, मतलब जब कंपोनेंट अपडेट हो रहा है या अनमाउंट हो रहा है तब कॉल नहीं होगा। अभी हम देखेंगे, अपडेट भी करेंगे और अनमाउंट भी करेंगे। तो बट ये तुम्हारा कब कॉल होगा, ये तुम्हारा सिर्फ तभी कॉल होगा जब तुम्हारा फंक्शन जो हो रहा है तुम्हारा एग्जिस्टेंस में आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है कंपोनेंट डिड माउंट। अब अच्छा, ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे हमारे 3 लाइफ साइकिल हुक्स हैं। अच्छा, ऐसे यहाँ पे लग रहा होगा कि पहले हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, फिर हमारा शायद कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा और फिर हमारा रेंडर होगा, बट नहीं, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, पहली चीज। दूसरा होगा रेंडर कॉल होगा, तीसरा कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगा। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, तुम लोग ने अगर सिंपल एक कोई एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लिखा होगा तो तुम लोग स्क्रिप्ट टैग कहाँ लगाते हो? तुम लोग स्क्रिप्ट टैग हमेशा कहाँ लगाते हो? बॉडी जहां पे एंड हुआ है उसके जस्ट ऊपर। क्यों? इसलिए कि इसका जो पूरा तुम्हारा एचटीएमएल है वो एक्चुअली में डॉम में प्रेजेंट हो, मतलब डॉम में लोड हो चुका हो, तब मैं क्या करूंगा, मैं स्क्रिप्ट टैग लगाऊंगा। और क्योंकि स्क्रिप्ट टैग्स में मैंने कुछ भी लगाया होता है, मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट होती है वो एक्चुअली में जो डॉम है, मतलब जो उसके ऊपर पूरी डॉम है उसमें हो सकता है मैनिपुलेशन कर रहा हो, मतलब किसी बटन का कुछ डिस्प्ले चेंज कर रहा हो या कंटेंट चेंज कर रहा हो या एड इवेंट लिसनर रजिस्टर कर रहा हो, मतलब कुछ भी जो पूरा एचटीएमएल है उस पर स्क्रिप्ट क्या कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है। तो हम क्या बोलते हैं कि पूरा एचटीएमएल लोड हो जाने दो, उसके बाद हम अपनी स्क्रिप्ट रन करेंगे। तो सेम तरीके से क्योंकि रेंडर एक्चुअली में क्या करता है, रेंडर सम जेएसएक्स रिटर्न करता है। वो जेएसएक्स क्या बेबल क्या करता है, उसको ट्रांसफाइल करता है रिएक्ट एलिमेंट में, और रिएक्ट डाउन क्या करता है, उसको ब्राउजर पे लोड कर देता है। तो जब ये लोड हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने कंपोनेंट डिड माउंट को कॉल करते हैं, ताकि जितना भी हमारा यहाँ पे एचटीएमएल है हम उस पर वर्क कर सकें यहाँ पे। ठीक है, तो इसी वजह से हमेशा याद रखना, रेंडर बाद में कॉल, मतलब रेंडर बाद में कॉल नहीं होता, रेंडर पहले कॉल होता है, ताकि हमारा पूरा डॉम एक्चुअली में ब्राउजर में लोड हो जाए, ताकि हम इस फंक्शन में कुछ भी जावास्क्रिप्ट अगर रन कर रहे हैं अपने इन कंपोनेंट्स पे, मतलब इन एचटीएमएल एलिमेंट्स पे, तो वो ब्राउजर में ऑलरेडी लोडेड हों। तो इस वजह से कंपोनेंट डिड माउंट जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली वो रेंडर फंक्शन के बाद कॉल होता है, पहले कॉल नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ पे भी कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ इन रेंडर। ठीक है, और मैं यहाँ पे लॉग लिख देता हूँ इन कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या हुआ, कॉल हुआ इन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सबसे पहले कॉल कौन हुआ, इन कंस्ट्रक्टर। उसके बाद देखो क्या कॉल हुआ है, इन रेंडर। और फिर कॉल कौन सा कॉल हुआ है, इन कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, तो ऑर्डर देख लो, पहले कंस्ट्रक्टर, ये भी मैंने बता दिया कंपोनेंट डिड माउंट रेंडर के बाद में कॉल क्यों हो रहा है। तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि रेंडर तुम्हें क्या दे रहा है, एचटीएमएल एलिमेंट, और कंपोनेंट डिड माउंट उस एचटीएमएल पे काम कर सकता है। तो हम ये तो चाहेंगे ना कि ये जो हमारा कंटेंट है वो एक्चुअली में ब्राउजर में लोडेड हो, तब ना हम उस पर काम करें। अगर हमने पहले ही काम शुरू कर दिया, मतलब हमने बटन को रेफरेंस कर लिया और बटन लोडेड ही नहीं है, तो एक्चुअली में हम क्या होगा, एरर आएगा। अगर हम उसमें डॉट एड इवेंट लिसनर का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास टाइप एरर आएगा कि कैनॉट फाइंड एड इवेंट लिसनर ऑफ एन अनडिफाइंड, क्योंकि बटन अनडिफाइंड होगा एक्चुअली में, और अनडिफाइंड पे हम डॉट एड इवेंट लिसनर कर रहे हैं तो वो तो टाइप एरर है। ठीक है, तो इस वजह से पूरा का पूरा एचटीएमएल हम लोड हो जाने देते हैं, उसके बाद हम कंपोनेंट डिड माउंट का यूज करते हैं। और इतना याद रखना, ये जो कंस्ट्रक्टर है और जो कंपोनेंट डिड माउंट है ये माउंटिंग फेज में सिर्फ कॉल होगा, उसके बाद अभी हम जब अपडेटिंग फेज देखेंगे उसमें कॉल नहीं होगा। अच्छा, अपडेटिंग फेज कैसे आता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बटन लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस बटन पे हमें क्या पता है, हम ऑन क्लिक का यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रेंडरिंग फेज में भेजेंगे, मतलब अपडेटिंग फेज में भेजेंगे। देखो एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारी क्लास बेस्ड कंपोनेंट होती है, इस क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेट मेंशन कर सकते हैं, मतलब हम स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्टेट डिफाइन कर दी, काउंटर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी स्टेट है। तो अगर हमारी स्टेट कभी भी अगर चेंज होती है, देखो स्टेट अगर है तो जाहिर सी बात है जो भी हमारा ये कंपोनेंट रेंडर कर रहा है, मतलब जेएसएक्स रिटर्न कर रहा है, वो इस स्टेट का यूज कर रहा होगा। वेरिएबल्स क्यों होते हैं, वेरिएबल्स का डेटा ही तो एचटीएमएल में हम शो करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो हमारी स्टेट होगी
तो एक्चुअली में क्या होगा, ये जो भी स्टेट है ये हमारा हो सकता है हमारा ये कंपोनेंट यूज कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने S3 लिख दिया, यहाँ पे हमने काउंटर लिख दिया, और इस काउंटर की वैल्यू हमने यूज कर ली, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या किया, दिस डॉट स्टेट डॉट, इस काउंटर की वैल्यू एक्चुअली में यूज करी स्टेट की। अब हम जब भी इस स्टेट काउंटर की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है, जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो हम ये चाहेंगे ना कि हमारा जो भी GSX हो, मतलब जो भी एक्चुअली में ब्राउजर पे दिख रहा हो अप टू डेट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमने अपनी स्टेट चेंज करी तो हमें कहाँ पे चेंज करना है, अपने डॉम में। और डॉम को कौन हैंडल कर रहा है, ये रेंडर फंक्शन। मतलब ये रेंडर फंक्शन ने जो भी रिटर्न किया वो डॉम में एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होगा। तो होता क्या है, जब भी कोई कंपोनेंट, अब मतलब जब भी किसी कंपोनेंट की, क्लास बेस्ड कंपोनेंट की स्टेट चेंज होती है, तो जो रिएक्ट होता है वो क्या करता है, वो नया JSX लेता है। मतलब नया JSX कैसे लेगा, उस रेंडर फंक्शन को फिर से कॉल करता है। देखो इन सारे फंक्शंस का रेफरेंसेस है रिएक्ट के पास। ठीक है, तो रिएक्ट को हमें बताना होगा, रिएक्ट हो सकता है मैंने स्टेट चेंज करी, वो कैसे, हम रिएक्ट को कैसे बताएंगे, हम रिएक्ट को बताते हैं वाया दिस डॉट सेट स्टेट API, जो कि हमें इस कंपोनेंट ने प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे ही वो क्लिक हुआ, यहाँ पे हम क्या रन कर सकते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पे हम नई स्टेट दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउंटर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जैसे ही हम उस बटन को क्लिक करेंगे, मैंने क्या बोला, मैं अपनी स्टेट को चेंज कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं दिस डॉट सेट स्टेट API का यूज करता हूँ, तो मैं रिएक्ट को पता चल गया है कि रिएक्ट को पता चला है क्या, कि यूजर ने इस कंपोनेंट की स्टेट चेंज करी है। अब अगर इस कंपोनेंट की स्टेट चेंज करी तो हो सकता है JSX को, मतलब जो जो अभी JSX रेंडर है, और अभी अब जब चेंज हो, जब स्टेट चेंज हुई है तो माइट भी JSX चेंज हुआ हो। मतलब जो पहले ब्राउजर पे था और अब जो स्टेट के अकॉर्डिंग ब्राउजर पे आना है वो मे बी डिफरेंट हो। तो वो क्या करेगा, वो नया JSX लेगा। कैसे, इस रेंडर फंक्शन को फिर से कॉल कर देगा रिएक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं री रेंडरिंग या अपडेटिंग फेज। ठीक है, वो सिर्फ इस रेंडर को नहीं कॉल करता, बहुत सारे और फंक्शंस को भी कॉल करता है, वो भी हम देखेंगे। बट मेन जो होता है वो होता है रेंडर फंक्शन। मतलब वो रेंडर फंक्शन को क्या करेगा, रीट्रिगर करेगा और नया JSX लेगा। और फिर जो पुराना JSX है उसके पास और जो नया JSX आया उसके पास, उसमें वो डिफरेंस कैलकुलेट करेगा कि कहाँ पे चेंजेस है। और जहां पे चेंज होगा सिर्फ वो पर्टिकुलर चेंज को उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाके चेंज करेगा, पूरा का पूरा JSX को रिप्लेस नहीं कर देगा। ठीक है, यही रिकॉन्सिलेशन एल्गोरिथम होती है रिएक्ट की। ये जो रिएक्ट जो चेंजेस देख रहा है, मतलब जो चेंजेस कर रहा है, ये एक्चुअली डॉम में नहीं कर रहा है, इसने खुद की एक ट्री बनाई है, उस पर वो चेंजेस देख रहा है, और जिसको हम लोग वर्चुअल ट्री बोलते हैं या वर्चुअल डॉम बोलते हैं। जो रिएक्ट वर्चुअल डॉम पे काम करता है वो यही वर्चुअल डॉम होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो हमारे पास एक डिव है, एक S3 है, एक बटन है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर हमारे पास नया JSX आया और मैं पूरे नए JSX को उठा के रख देता और इसको हटा देता, तो सोचो मुझे कितने नए एलिमेंट्स क्रिएट करने पड़ते। कितनी बार मुझे डॉम APIs को डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कितनी बार मुझे नए एलिमेंट्स क्रिएट करने पड़ते। तो रिएक्ट ने क्या करा, मैं सारी चीजें नहीं चेंज करूंगा, मैं एक डिफर एल्गोरिथम चलाऊंगा। मतलब मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा एक्चुअली में चेंज कहां पे हुआ है, और जहां पे चेंज हुआ है सिर्फ रिएक्ट क्या करेगा, सिर्फ उसी चीज को चेंज करेगा। तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ा ऑप्टिमाइज वे हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मतलब रिएक्ट का एक वन ऑफ द फीचर है कि हमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन देता है यूजिंग दिस डिफरेंस एल्गोरिथम, जिसको हम लोग वर्चुअल ट्री बोलते हैं या वर्चुअल डॉम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं। चलो, अगर मतलब मेरा रेंडर फंक्शन फिर से कॉल होना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है एक्चुअली में, देखो इस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि रिएक्ट कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले जब एक्चुअली में डॉम रेंडर हुआ, तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर। उसके बाद कौन सा कॉल हुआ, रेंडर। अब जैसे ही रेंडर फंक्शन कॉल हुआ, सबसे पहले क्या होता है, ये रिएक्ट क्या करता है, यहाँ पे अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन या जावास्क्रिप्ट की कोई चीज है तो उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम JSX में क्या करते हैं, हम JSX में एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं वाया रैपिंग थ्रू एंड करली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो मतलब अगर हमने कुछ भी करली ब्रैकेट्स में लिखा है, ठीक है,
हमने कुछ भी करली ब्रैकेट्स में लिखा है तो वो रिएक्ट क्या समझेगा कि हमने इसमें जावास्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करी है, और वो क्या करेगा, उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा, उसको रन करने की कोशिश करेगा। फिर जो भी वहां पे आएगा वो एज इट इज वहां पे पेस्ट कर, मतलब रिप्लेस कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पे देखो ऑन क्लिक आया, तो रिएक्ट ने सोचा कि ये तुमने कुछ जावास्क्रिप्ट लिखा है और रिएक्ट को क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो रिएक्ट ने क्या करा, डायरेक्टली ऑन क्लिक पे आया, वेट नहीं किया, और उसने क्या किया कि मुझे इस चीज को इवैल्यूएट करना है, रिएक्ट को इवैल्यूएट करना है। उसने क्या किया, दिस डॉट सेट स्टेट को कॉल कर दिया। तो जैसे ही उसने दिस डॉट सेट स्टेट को कॉल कर दिया, तो फिर से क्या हुआ, रेंडर फंक्शन कॉल हुआ। मैंने बोला है कि जैसे ही दिस डॉट सेट स्टेट जाएगा रेंडर फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे ही रेंडर फंक्शन कॉल हुआ, फिर से क्या हुआ, रेंडरिंग में आया, और फिर से क्या हुआ, दिस डॉट सेट स्टेट कॉल हुआ। तो फिर से क्या हुआ, रेंडर फंक्शन कॉल हुआ। तो ये लूप क्या हुआ, ये साइकिल चलता गया एज एन रिकर्जन में। तो यहाँ पे देखो क्या है, मैक्सिमम अपडेट डेप्थ एक्सीडेड। दिस कैन हैपन व्हेन एन कंपोनेंट रिपीटेडली कॉल्स सेट स्टेट इनसाइड कंपोनेंट विल अपडेट। ये तो चलो अलग चीज है, बट वही चीज मतलब मेंशन किया है जो मैं कहना चाहता हूं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअली में हम इसको फंक्शन में रैप कर देंगे। ठीक है, देखो अब हमारे पास वही एप्लीकेशन आ गई। तो यहाँ पे हमने इसको फंक्शन में रैप करने, मतलब एरो फंक्शन में रैप किया है। इसका मतलब फायदा क्या हुआ यहाँ पे, मतलब क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि जब इसको एक्चुअली में जब इस चीज को वो इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा तो वो एक फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन को तो हम तुरंत इवैल्यूएट नहीं कर सकते जब तक हम उसको कॉल ना करें। देखो किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे वैर ए बी सी इज इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं ए बी सी प्लस 20 लिखता हूँ, और फिर से इसको एबीसी में स्टोर कर देता हूँ, और अब मैं एबीसी देखता हूँ क्या है, तो क्या होगा, 30 होगा। बट अब मैं इसी अगर एग्जीक्यूशन को अगर मैं फंक्शन में रैप कर दूं, फंक्शन फू, ठीक है, और अब मैं इसको रन करूं तो देखो अभी भी 10 है। क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली में इवैल्यूएट हुआ, बट फंक्शन तब तक नहीं इवैल्यूएट होंगे ना जब तक उनको हम कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है इंटरनल, ये चीज पता होनी चाहिए। हम फंक्शन में किसी को मतलब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये चीज पता होनी चाहिए। क्यों, मतलब हम यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं लिख सकते थे। मतलब होता है ना कि जैसे हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन होता है, मतलब हैंडल क्लिक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन होता है हैंडल क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने कुछ देख, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि हम जावास्क्रिप्ट में तो ऐसे लिखते हैं कि हम हैंडल क्लिक को कॉल कर देते हैं, बट रिएक्ट में बोला जाता है कि इसको कॉल मत करो। ऐसा क्यों, इसको सिर्फ रटने की चीज नहीं है कि ऐसा ही होता है, इसको समझने की चीज है। क्यों, क्योंकि पूरे जेएसएक्स में रिएक्ट क्या करेगा, पूरे जावास्क्रिप्ट जहां पे भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन उसको मतलब जावास्क्रिप्ट ऐसा मतलब हो सकता है कि उसको इवैल्यूएट करना है, वो कहां पे होगा, करली ब्रैकेट में होगा। क्योंकि हमने देखा है कि जेएसएक्स में अगर हमें कहीं भी जावास्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट अगर हमें रन करना है, जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो हम उसको करली ब्रैकेट्स में रैप करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, करली ब्रैकेट में रैप किया है। तो रिएक्ट क्या करेगा, इसको रन करने की कोशिश करेगा, इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा। तो अगर यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल कर दिया तो रिएक्ट क्या करेगा, इसको तुरंत कॉल कर देगा। ठीक है, मतलब रिएक्ट क्या करेगा, इसको तुरंत मतलब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा ना, इसको हैंडल क्लिक कॉल। तो यहां तो हमने पूरा लिखा है ना, हैंडल क्लिक फंक्शन को कॉल करो। इसका मतलब क्या है, इस चीज को अ, अ, एक मिनट, इस चीज को क्या करें, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, फू। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, इस हैंडल क्लिक को मैंने कॉल किया क्योंकि रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट इस चीज को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जेएसएक्स में कहीं भी तुमने अगर कर्ली ब्रैकेट लगाया है तो रिएक्ट सोचेगा कि यहाँ पे तुमने जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन करने की कोशिश करी है, मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करी है, और रिएक्ट को क्या करना है, उसको रन करना है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन डालते हैं। क्योंकि फंक्शन मतलब ठीक है, इंटरप्रेटर आया, एग्जीक्यूशन आया, बट वो फंक्शन है, फंक्शन को हमने कॉल तो किया नहीं, वो सिर्फ फंक्शन है, तो उसको वो कुछ नहीं करेगा। तो सेम हमने यहाँ पे वही चीज करी है, इसको हमने फंक्शन में रैप कर दिया है। ठीक है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये हो क्या रहा है, मतलब हो क्यों रहा है, इस चीज को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली बार क्या हुआ होगा, ऐप माउंट हुआ होगा,
तो जब पहली बार ऐप माउंट हुआ होगा तो देखो इन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इन रेंडर कॉल हुआ, इन कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ। अब देखो मैं क्लिक को रन कर रहा हूँ तो देखो सिर्फ और सिर्फ इन रेंडर कॉल हुआ है, बाकी कोई फिर से मतलब ना ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है ना ही कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ है। क्यों? क्योंकि अब माउंटिंग फेज में नहीं है, अब हम कहां पे हैं? अपडेटिंग फेज में है, रेंडरिंग फेज में है। ठीक है, अब हम दूसरी स्टेट में है, माउंट हो चुका है। ठीक है, माउंट हो चुका है, अब हम दूसरी फेज में। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं वो कॉल होते हैं, जिसमें एक होता है तुम्हारा कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा रेंडर होता है तुम्हारा कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता है। ऐसे ही तुम्हारे और भी कॉल होते हैं, जैसे शुड कंपोनेंट अपडेट। अभी हम सबका एडवांटेज या सबका यूज केसेस हम अपने थ्रू आउट कोर्सेज में देखते चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे console.log लिखूं और लिखूं इन शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूं console.log इन कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट शुड अपडेट क्या करता है? एक्चुअली में कंपोनेंट शुड अपडेट हमें या तो यहाँ से ट्रू देना है या तो फॉल्स देना है। मतलब कंपोनेंट शुड अपडेट का कहने का क्या मतलब है? क्या हम अपने कंपोनेंट को री रेंडर करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशंस? वो हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, किन कंडीशंस पे होता है। तो अभी देखो यहाँ पे इन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इन रेंडर कॉल हुआ, इन कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली में मैंने बोला ना कि शुड कंपोनेंट अपडेट को या तो ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करना, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करना होता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे देखो क्या कर देता हूँ, रिटर्न ट्रू। मतलब मैं अपने कंपोनेंट को री रेंडर करना चाह रहा हूँ। तो देखो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, क्लिक बटन को कॉल कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले कौन सा कॉल हुआ? इन शुड कंपोनेंट अपडेट। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे शुड कंपोनेंट अपडेट से फॉल्स रिटर्न कर दिया होता तो मेरा देखो रेंडर फंक्शन पे मैं कभी जाता ही नहीं, ना मेरा फिर से वो कंपोनेंट री रेंडर हुआ, ठीक है, ना ही फंक्शन मेरा कंपोनेंट डिड अपडेट हुआ। ये किस लिए यूज होता है? ये परफॉर्मेंस इश्यूज में आ सकता है, तो ऑप्टिमाइजेशन में आ सकता है। मतलब अगर तुम्हारा कोई कंपोनेंट है उसका प्रॉप्स चेंज नहीं हो रहा बट वो तुम्हारा बार बार री रेंडर होता जा रहा है, तो तुम उसको चेक कर सकते हो शुड कंपोनेंट अपडेट से कि क्या मुझे सही में अपडेट करने की जरूरत है, क्या वैल्यूज चेंज हुई है। अगर वैल्यूज चेंज नहीं हुई है तो मैं उसको अपडेट नहीं करूंगा। यही चीज तुम्हारा रिएक्ट डॉट मेमो करता है। ठीक है, ये सब आगे आएगा। ये सारे ऑप्टिमाइजेशन में है, मतलब हम अपने रिएक्ट ऐप को कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो इन्हीं सब के थ्रू ऑप्टिमाइज करते हैं जो हमारे लाइफ साइकिल हुक्स होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने अभी देखो यहाँ पे ट्रू कर दिया, तो सेम क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कॉल किया तो देखो इन शुड कंपोनेंट अपडेट हुआ, शुड कंपोनेंट अपडेट ने ट्रू रिटर्न किया, मतलब मुझे रेंडर करना है। तो फिर से क्या हुआ, रेंडर कॉल हुआ, और रेंडर के बाद फिर से कौन सा कॉल हुआ, कंपोनेंट डिड अपडेट। ये क्यों ऑर्डर की, मतलब रेंडर पहले क्यों कॉल हुआ? सेम जैसे कंपोनेंट डिड माउंट से पहले कॉल हुआ था वैसे ही कंपोनेंट डिड अपडेट से पहले फिर से रेंडर कॉल होगा। ठीक है, अब एक तुम्हारा फंक्शन होता है कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, वो क्या करता है, वो कब कॉल होता है? वो जब एक्चुअली में तुम्हारा कंपोनेंट तुम्हारा डॉम से मतलब हायरार्की से हटता है, मतलब जब वो या तो कंडीशनली रेंडरिंग के हिसाब से या किसी के हिसाब से अगर वो हायरार्की से हट रहा है तब वो तुम्हारा फंक्शन कॉल होता है, वो अनमाउंटिंग स्टेट होती है। ठीक है, तो एक कंपोनेंट तुम्हारे तीन स्टेट में रह सकते हैं। पहली स्टेट हमने पढ़ी माउंटिंग स्टेट, दूसरी हमने पढ़ी अपडेटिंग स्टेट, तीसरी हमने पढ़ी अनमाउंटिंग स्टेट। ठीक है, और इन पर्टिकुलर स्टेट्स में कुछ फंक्शंस एसोसिएटेड हैं जो कि रिएक्ट कॉल करेगा एट एन पर्टिकुलर ऑर्डर, और हमारे लिए वो कॉल करेगा रिएक्ट। ठीक है, तो अभी हमने पूरे मतलब एप्लीकेशन में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं मतलब लाइफ साइकिल हुक्स या इन सब से मतलब काम करेंगे। तो अभी एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन देने के लिए इस वजह से मैंने बता दिया है कि हाँ मतलब लाइफ साइकिल हुक्स कैसे होते हैं, कैसे तीन स्टेट्स में डिवाइड होते हैं और कैसे तीनों स्टेट्स में काम करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस।